हेलो बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन शॉट वीडियो डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक की वन शॉट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डी ब्लॉक करवाने वाला हूं, ठीक है नहीं। तो अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने वाले हैं तो आपको डी ब्लॉक की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास आने वाली है, ठीक है नहीं। मतलब आपको और कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारा डी और एफ ब्लॉक है जो इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में आ रहा है वो 7 नंबर का आ रहा है और आपको इसी वीडियो से पूरे के पूरे 7 नंबर मिलने वाले हैं। मतलब अगर मैं इस वीडियो को इंक्लूड करूं तो डी ब्लॉक है तो मेरे ख्याल से 4 से 5 नंबर आपका इसी वीडियो के थ्रू कवर हो जाएगा। एफ ब्लॉक के अंदर से भी एक आधा क्वेश्चन फंस जाएगा तो 2-3 नंबर हम वहां पे इंक्लूड करके लेके चल रहे हैं, ठीक है नहीं। तो डी ब्लॉक के अंदर जो 5 नंबर का टॉपिक है वो इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक देखिए वीडियो और वन शॉट में हम डी ब्लॉक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम डी ब्लॉक की। सबसे पहले डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास होता क्या है। बच्चों डी ब्लॉक आपको पता ही होगा, हमारे पास जैसे ये पीरियोडिक टेबल होती है, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, कुछ इस तरीके की पीरियोडिक टेबल दिखती है आपको, ठीक है नहीं। जो पीरियोडिक टेबल है ये 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। ये एस ब्लॉक होगा, ये पी ब्लॉक होगा, ये डी ब्लॉक होगा और ये एफ ब्लॉक होगा, ठीक है नहीं। तो हम इसे डी ब्लॉक को पढ़ने वाले हैं। बच्चों डी ब्लॉक बेसिकली 4 सीरीज कैरी करती है। तो एक तो हमारे पास ये वाली सीरीज है जिसे बोलेंगे हम 3D सीरीज, एक इसके नीचे सीरीज आएगी जिसको सीरीज को बोलेंगे हम 4D सीरीज, और एक इसके नीचे सीरीज आएगी जिसे बोलेंगे हम 5D सीरीज, और एक इसके नीचे आएगी 6D सीरीज। तो डी ब्लॉक के अंदर टोटल 4 सीरीज आएंगी हमारे पास, ठीक है नहीं। तो यहां लिख देंगे कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज। ये हमारे पास 4 सीरीज आएंगी और इन 4 सीरीज का नाम होगा 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। ये हमारे पास 4 सीरीज होंगी और बच्चों इन 4 सीरीज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है नहीं। दीज सीरीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन सीरीज, इन्हें ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। बच्चों ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास जाना। ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का जाना। और बच्चों इलेक्ट्रॉन तभी जाता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। आउटर मोस्ट शेल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ही एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा सकता है और उसे ही बोलते हैं हम ट्रांजिशन, ठीक है नहीं। तो बच्चों देखना जरा ध्यान देना, ये सीरीज क्या कहलाएंगी? ये सीरीज कहलाएंगी ट्रांजिशन सीरीज। और इनके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट आर कॉल्ड, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन्हें बोलेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान देना जरा, ट्रांजिशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रांजिशन? देखो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कौन सा इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना है, ट्रांसमिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये वन प्लेस कौन सी है? ये है लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल की तरफ, ठीक है नहीं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका मतलब ये होता है। और बच्चों ट्रांजिशन सीरीज के अंदर 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट का दर्जा नहीं देते, है ना। मतलब जो लास्ट वाले एलिमेंट है, 3D सीरीज का जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? जिंक। 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? कैडमियम। 5D सीरीज का लास्ट एलिमेंट है वो है मरकरी। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता, है ना। तो एक्सेप्शन केसेस है हमारे पास, ध्यान देना जरा, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये एक्सेप्शन केसेस हैं। ये ट्रांजिशन नहीं कहलाएंगे, ये ट्रांजिशन नहीं कहलाते हैं। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर ट्रांजिशन वर्ड जोड़ा जाता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होना जरूरी होता है और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इनकी आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होती है ना। तो ये हो जाएगा, ये ट्रांजिशन क्यों नहीं कहलाते? ट्रांजिशन क्यों नहीं कहलाते? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप यह भी बोल सकते हो फुली फिल्ड इट्स आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन, और फुली फिल्ड इट्स आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन। इनकी फुली फिल्ड होगी आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन, ठीक है नहीं।
इन्हें हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बताइए, क्लियर? देखो डी ब्लॉक 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज, चारों सीरीज मिलाकर क्या कहलाएंगी? ट्रांजिशन सीरीज। और इन ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उन एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाएगा। क्लियर है ना? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस कौन सी है? लोअर डी ऑर्बिटल। अदर प्लेस कौन सी है? हायर डी ऑर्बिटल। तो लोअर से हायर डी ऑर्बिटल की तरफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, उसी वर्ड को बोला जाता है ट्रांजिशन। 3 एक्सेप्शन केसेस है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट, ये 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट, ये 5D सीरीज का लास्ट एलिमेंट। क्लियर है? बताइए, ये यहां तक समझ में आया? क्लियर है ना? चलिए देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ गया बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आ गई, उसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट। तो बच्चों शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ध्यान देंगे जरा। शील्डिंग इफेक्ट है क्या? शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान देंगे जरा। बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट है क्या? मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारे पास ये एटम है, ये हमारे पास एक एटम है और ये उस एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये अट्रैक्टिव फोर्स कहलाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का दूसरा नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है नहीं? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये हमारे पास अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है नहीं? मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये है पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और ये है हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है नहीं? पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो रही है? रिपल्शन हो रही है। ध्यान देना जरा, ये पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो यहां लिख देते हैं रिपल्शन। ठीक है नहीं? ये रिपल्सिव फोर्स लिख लेते हैं, रिपल्सिव फोर्स। इनके बीच में क्या है? रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है नहीं? देखो, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। और पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है? रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, अब देखो, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स है काउंटिंग नंबर बहुत ज्यादा, और ये अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स और बाहर हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? जब अंदर बहुत सारे हैं, काउंटिंग नंबर ज्यादा है, ये बाहर वालों को रिपेल करेंगे, बाहर वाले और बाहर हो जाएंगे। ठीक है नहीं? देखो, ये बाहर वाले और बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान देंगे जरा, ये कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे करके। ठीक है नहीं? और बच्चों देखना, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है। पहले न्यूक्लियस से दूरी ये थी, अब न्यूक्लियस से दूरी देखो ये हो गई। देखो जरा, चेक करो, न्यूक्लियस से दूर हो गए इलेक्ट्रॉन्स। और अगर न्यूक्लियस, देखो जरा ध्यान दो, जितना दूर हो जाएंगे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, जितना दूर जाता चला जाएगा, है ना, उतना क्या होगा? आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा। मैग्नेट से, ध्यान से सुनना, मैग्नेट से आयरन आर्टिकल को जितना दूर कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड से जितना दूर कर दिया जाएगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके से देखो, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन को जितना न्यूक्लियस से दूर करते चले जाओगे, उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखना। डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स, डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अट्रैक्टिव फोर्स घट रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। किसके बीच का? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच का। किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन रिपल्सिव फोर्स, इंक्रीज हो रही है रिपल्सिव फोर्स। किसके बीच में? बिटवीन द पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स, पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स।
पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन बढ़ रही है, और रिपल्शन की वजह से उतना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता रहेगा, जितना दूर जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम हो जाएगा, और उसे क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड, ये इफेक्ट कहलाएगा, इट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, इसे शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम है बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है नहीं, शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम होगा हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है नहीं बच्चों। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ध्यान से बात सुनना, इसके हमारे, अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट से हमारे पास हुआ क्या है ना। तो बेसिकली हम कॉन्सिक्वेंस भी बोल सकते हैं, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ध्यान देना। पहला कॉन्सिक्वेंस होगा, देखो पहले इलेक्ट्रॉन यहां था और अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, बाहर चला गया, एटम का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है नहीं, ध्यान दो, एटम का साइज बढ़ रहा है, और बच्चों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और बाहर हो गया। देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना बाहर हो जाएगा एटम से, उसको बाहर निकालना उतना आसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, घट रही है। जितना एटम का साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना उतना आसान हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है नहीं। तीसरा पॉइंट समझेंगे, जरा ध्यान देंगे बच्चों। अगर एटम का साइज बढ़ रहा है, देखो जितना बड़ा होता है ना एटम का साइज, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और जितना छोटा होता चला जाता है एटम, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, एटम का साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। बताइए क्लियर है ना। तो बच्चों एटम का साइज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, एक तो देखो जरा ध्यान दो, एक तो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, किसकी वजह से हो रहा, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा। बताइए क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। ये शील्डिंग इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है ना। चलिए इसके बाद हम लेके आए हैं इसके अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान देना जरा। तो हमारे पास इसके अंदर जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान देना सब बच्चे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 3D सीरीज है, तो 3D सीरीज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगी, 3D 1 to 10, 4s 1 to 2, मतलब लास्ट में जो अवेलेबल होगा, ये वैलेंस लिखे है मैंने, तो जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगी जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लास्ट वाली। 3D के अंदर 1 से लेके 10, 4s के अंदर 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं। उसी तरीके से जो 4D सीरीज होगी, 4D सीरीज के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4D 1 to 10, 5s 1 to 2, ठीक है नहीं। उसी तरीके से 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 5D 1 to 10, 6s 1 to 2। उसी तरीके से 6D सीरीज के जो हमारे पास जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 6D 1 to 10, 7s 1 to 2। ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट वाली, ठीक है नहीं। ये आउटर मोस्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। देखो इससे हमने क्या निकाला, देखो ये 4s, 4 से एक कम है 3, 5s एक से कम है, ये एक कम हो गया 4D, 6s एक कम हो गया 5D, 7s एक कम हो गया 6D। तो बच्चों ये हो गया ns 1 से लेके 2, और ये n में से एक माइनस कर देंगे, ये हो गया n-1d 1 to 10। ये देखो ये जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ये हमारे पास n-1d 1 to 10, ns 1 to 2, ठीक है नहीं। ये हमारे पास जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट वाली, क्लियर है। ये बताओ, ये डी ब्लॉक की जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और देखो जरा ध्यान दो, हमारे पास बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर 3D सीरीज पढ़नी होती है, तो 3D सीरीज की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3D 1 to 10, 4s 1 to 2, क्लियर। बात करेंगे हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बेसिकली है क्या, ध्यान देना। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हमने बात की थी कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास जैसे 3D सीरीज है, ये 3D सीरीज है,
3D सीरीज के एलिमेंट्स क्या क्या है देखो, पहले स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है नी। इसके अंदर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये एटॉमिक नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 21 से लेके 30 तक के, ठीक है नी। अब देखना जरा ध्यान देना, इसके अंदर वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन, 3, इसके अंदर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है नहीं। अब मान लीजिए सपोज कीजिए मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास अंदर पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब देखना जरा ध्यान देना, ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है, ये हमारी अट्रैक्टिव फोर्स है जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है, इसे हम बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स, ये हमारे पास रिपल्सिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है नहीं। अब देखना जरा ध्यान देना, मान लीजिए सपोज कीजिए 21 से 22 करा तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, न्यूक्लियस के अंदर का एक प्रोटॉन बढ़ गया, और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो देखो अब इनका भी रिपल्सिव नेचर बढ़ेगा, बाहर वाले शेल का भी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सिव नेचर बढ़ेगा। 23 में आएंगे, देखो जितना रिपल्शन इनकी तरफ से बढ़ता चला जाएगा उतना एटम बाहर की तरफ शिफ्ट होना कम कर देगा। मतलब जितना, ये देखो जरा ध्यान दो, जितना अंदर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बाहर के इलेक्ट्रॉन कम होंगे, उतना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और बाहर हो जाएंगे, एटम का साइज बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। मान लीजिए अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हम कॉपर या जिंक पे आ जाते हैं, तो देखो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देख बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, काउंटिंग नंबर बढ़ गया, ठीक है नहीं। अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का काउंटिंग नंबर बढ़ जाएगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सिव नेचर ज्यादा हो जाएगा, और रिपल्सिव नेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, देखो जरा बाहर वाली जो शेल होगी ये अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ये बाहर वाली शेल अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी और एटम का साइज घटना शुरू हो जाएगा, और इसको बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब जितना हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट उतना पुअर होता चला जाता है, ठीक है नहीं। शील्डिंग इफेक्ट उतना पुअर होता चला जाएगा और एटम का साइज उतना घटता चला जाएगा, देखो एटम का साइज घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो एटॉमिक और देखो बिल्कुल सेम ट्रेंड हमारा किसका है, आयनिक रेडियाई का। तो एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई AR और IR लिख लेते हैं, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक नंबर जैसे हमारे पास बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता चला जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट गेट पुअरर, शील्डिंग इफेक्ट हमारा पुअर होता चला जाएगा, गेट पुअरर, ठीक है नहीं। और अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई क्या करेंगे, घट जाएंगे। बताइए ट्रेंड समझ में आया एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का ट्रेंड ये है कि जैसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे, अंदर के प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहे, अट्रैक्शन ज्यादा होता जा रहा, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये साइज डिक्रीज होता जा रहा है, जितना साइज कम हो जाएगा एटम का उतना क्या होगा बच्चों, उतना शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता चला जाएगा, ठीक है नहीं। और देखो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से क्या होता है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर हो रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं देखो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बच्चों जैसे हमने अभी शील्डिंग इफेक्ट की बात की थी ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। एटम का साइज घट जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना। दूसरा हो जाएगा, जितना आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आ जाएंगे एटम के अंदर की तरफ, उतना इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना उतना मुश्किल हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, ठीक है नहीं। और जितना एटम का साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। बताइए क्लियर है, आया समझ में, मजा आ रहा। देखो पूरा का पूरा अगर आपने लेक्चर दे दिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम इसी वन शॉट वीडियो के अंदर, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बताइए क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों इसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ध्यान देना जरा सब बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हमारे पास है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हमारे पास जैसे 3D सीरीज है, तो 3D सीरीज के सबसे पहले एटॉमिक नंबर मेंशन करते हैं, फिर एलिमेंट्स,
फिर इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। जैसे हमारे पास 21 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट है वो 3D सीरीज के अंदर आते हैं। तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर हो गए 3D सीरीज के, और ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इनकी। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 21 एटॉमिक नंबर है, तो इसको रखेंगे 3D के ऊपर और इसको रखेंगे 4s के ऊपर। देखो इसको रखा 3D के ऊपर और इसको रखेंगे 4s के ऊपर, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगी। जैसे ये वाला हो जाएगा 3D1 4s2, क्लियर है ना? देखो कितना आसान है। ये 3D2 4s2, ये हो जाएगा 3D2 4s2, ये हो जाएगा 3D3 4s2, 3D3 4s2। और बच्चा क्रोमियम एक्सेप्शन केस है, ये हो जाएगा 3D5। पहले तो ये हमारे पास ऐसे था 3D4 4s2 था, है ना? फिर ये हमारे पास ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की हमारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक इसके अंदर खिंच जाएगा, ये हो जाएगा 3D5 4s1। ठीक है, फिलहाल हम इसमें लिख देते हैं, ये हो जाएगा बाद में हो जाएगा 3D5 4s1, फिलहाल हम इसमें लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3D5 4s2, उसी तरीके से ये हो जाएगा 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, और ये हमारे पास पहले तो था 3D9 4s2, और फिर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा, ये हो जाएगा 3D10 4s1। फिलहाल हम इसमें लिख देते हैं, ये हो जाएगा लास्ट वाला फुली फिल्ड है 3D10 4s2। ठीक है, तो ये हमने d ऑर्बिटल बनाया, ये हमारे पास d ऑर्बिटल है, ये 4s वाला ऑर्बिटल है। ठीक है, सबसे पहले है 3D1 4s2, 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 4s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान देना, जैसे स्कैंडियम ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करते ही +2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम को क्या कर रहा है, ये आयन को अनस्टेबल प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी लूज हो जाएगा और ये सीधा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने में भी बिल्कुल सेम ही एनर्जी चाहिए होगी। मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर जाएगा, सीधा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर? टाइटेनियम के बारे में बात करेंगे तो 3D2 4s2 है, 3D के अंदर दो इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन। जैसे दो इलेक्ट्रॉन लूज करे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर तीसरा लूज करेगा +3, चौथा लूज करेगा +4। क्लियर? फिर ये आ जाएगा 3D3 4s2, 3D3 4s2, दो लूज करेगा +2, तीसरा लूज करेगा +3, चौथा लूज करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद है बच्चों 3D4 4s2। देखो जरा ध्यान दो, पहले तो ऐसे था, बाद में इसका एक इलेक्ट्रॉन छीना गया, इसके अंदर आया इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 3D5 4s1 हो जाएगा, लेकिन ये बाद में होगा, पहले ये ऐसा ही होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो ये हो जाएगा +2, तीसरा निकला +3, चौथा निकला +4, पांचवा निकला +5, छठा निकला +6। बात करेंगे मैग्नीज की। मैग्नीज की है हमारे पास ये, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वापस से वैसे लिख देते हैं, 3D5 4s1 लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी फॉर्म में पैटर्न से लिखी जाएगी जैसे पहले थी। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट उसी पैटर्न में निकाल ली जाएगी जिस पैटर्न में पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है, अब मान लीजिए मैग्नीज है, पहले दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे +2, तीसरा निकलेगा +3, चौथा निकलेगा +4, पांचवा निकलेगा +5, छठा निकलेगा +6, सातवां निकलेगा +7। क्लियर? बात करेंगे आयरन की 3D6 4s2, ये छठा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ये दो निकले +2, तीसरा निकला +3, चौथा निकला, देखो दो निकले +2, तीसरा निकला +3, चौथा निकला +4, पांचवा निकला +5, ठीक है नहीं, छठा निकला +6। लेकिन बच्चों एक बात याद रखो, जरा ध्यान दो जरा, ये जैसे ही दो निकलेंगे +2, तीसरा निकलेगा +3, चौथा निकलेगा +4, जैसे ये पांचवा निकला इसके साथ साथ ये छठा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अकेला अनपेड रह जाएगा। अकेला अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, और अकेला अनपेड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए छठा भी इतना एकदम से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है +5 ना शो करके सीधा +6 शो करेगा। ठीक है नहीं? ये देखो अब जरा ध्यान दो, ये है कोबाल्ट 3D7 4s2, ये आ गया हमारा 3D7 सातवां इलेक्ट्रॉन। पहले दो इलेक्ट्रॉन लूज करा +2, तीसरा लूज करेगा +3, चौथा लूज करेगा +4, और पांचवा लूज करेगा +5। शो तो करना चाहिए +5 शो करना चाहिए, लेकिन बच्चों एक कंडीशन जुड़ी हुई है। पहले निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता है, फिर बताऊंगा वो कंडीशन क्या है।
जैसे 3d8 4s2 है, ये 3d8वां 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +2, तीसरा लूज करेगा +3, चौथा लूज करेगा +4, और देखो 2 तो ये लूज कर गए, तीसरा चौथा ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। अब नहीं होगा कोई इलेक्ट्रॉन लूज। बच्चों कोबाल्ट और निकल का ऑलमोस्ट साइज सिमिलर है, ये एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाते हैं। आइसोबार्स के साइज सिमिलर होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम शो करते हैं। देखो सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम शो करने का मतलब है कि देखो +2 +3 +4 तो शो करेंगे दोनों, लेकिन ये +5 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये वाला +5? देखो जरा ध्यान दो, क्योंकि बच्चों इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा पेयर्ड अप हो चुका, तो +5 तो शो करने का ही नहीं। इसको देखा देखी ये वाला जो हमारे पास एटम है, कौन, कोबाल्ट, ठीक है, ये भी +5 शो नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों दोनों का ऑलमोस्ट साइज सेम है। दोनों क्या है, आइसोबार्स कहलाएंगे, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों हमारे पास +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है नहीं। बात करेंगे कॉपर की, पहले तो ये 3d9 4s2 था, ठीक है नहीं। मान लीजिए ये 3d9 4s2 था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, ये +2 शो कर देगा, ठीक है नहीं। बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बच्चों ये फुली फिल्ड के बहुत करीब है, और इतना करीब है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं होने देगा। आ रही बात समझ में? तो बच्चों अगर ये हमारे पास 3d9 4s2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज हो सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारे पास देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया, जैसे ये हमारे पास ऐसे हो गया 3d10 4s1 हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर जाएगा, ये +1 और शो कर सकता है, पॉसिबिलिटी है +1 शो करने की। जिंक देखो ये वाला 3d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है ना, 4s के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, तो ये 2 लूज कर जाएंगे, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। 3d सीरीज का कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अवेलेबल नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो सकते, ठीक है नहीं। इसी वजह से जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सिर्फ, और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, मैग्नीज के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, क्योंकि मैग्नीज तक हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, और मैग्नीज के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने शुरू हो जाते हैं, इसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट घटनी शुरू हो जाती है। ये हमारे पास 2018 या 19 के अंदर बोर्ड के अंदर आया भी था क्वेश्चन, ये वाला, ये पूरा क्वेश्चन आया था। हमें एप्लीकेशंस बतानी थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, और इन सबकी ऑक्सीजन स्टेट बतानी थी 3d सीरीज की। बताइए, क्लियर? इसके बाद इसके अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जिसमें ट्रेंड होती है M2 पॉजिटिव से M बनता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M2 पॉजिटिव से M बन रहा है ना, ये हमारे पास M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव हो रहा है। तो इस ट्रेंड जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो ट्रेंड है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वीडियो मैंने एक पहले से तैयार कर रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पीछे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक वीडियो दिख जाएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल DNF ब्लॉक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है नहीं। वो आपको पूरी वीडियो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में क्लियर कर देगी, एक क्वेश्चन उसमें से फंस सकता है 100%, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है नहीं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का बच्चों कुछ हमारे पास जनरल पॉइंट्स ये हो जाएंगे, ध्यान देना जरा। पहला जनरल पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा कि ये जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ध्यान देना जरा, ये हमारे पास जनरल पॉइंट है, जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास एक मेटल, मतलब सारे के सारे मेटल नहीं है वैसे तो, है ना, और ये सारे के सारे मेटल्स होंगे ना, टफेस्ट मेटल्स बोला जाएगा, ये टफेस्ट मेटल्स होंगे। टफेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, इनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी कूट कूट के भरी हुई है ना, मतलब एक भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं होगा जो मेटल की थोड़ी कम प्रॉपर्टी शो करता हो, मतलब अच्छी खासी प्रॉपर्टी इनके अंदर भरी हुई है। तो इन्हें, जिनके अंदर मेटल्स की अच्छी खासी प्रॉपर्टी भरी हुई होती है ना, उन्हें बोलते हैं टफेस्ट मेटल्स, ये टफेस्ट मेटल्स कहलाएंगे, ठीक है नहीं। जिनकी बच्चों वॉलेटिलिटी लो होगी, लो वॉलेटिलिटी, ठीक है नहीं, मतलब वॉलेटाइल नेचर कम होगा जिनका, है ना, वॉलेटिलिटी लो होगी, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, हाई डेंसिटी, ठीक है नहीं, हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ होगी, इनकी टेंजाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हाई है। टेंजाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं जिनको खींचा जा सकता है। जिनकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा, हाई डक्टिलिटी, इनकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है नहीं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है नहीं। ये सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बहुत अच्छी खासी में। इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा हाई है,
ठीक है नहीं। तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। और भी बच्चों जो मेटल्स की आपको प्रॉपर्टी लगता है, लस्ट्रस नेचर है, लस्ट्रस नेचर भी इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत ज्यादा लस्ट्रस नेचर है इनके अंदर, ठीक है नहीं। तो ये सारी की सारी हमारे पास जो मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी है वो सबके सब इसके अंदर इंक्लूडेड होगी, ठीक है। तो ये जनरल पॉइंट हो गया हमारे पास किसके बारे में, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, बताइए क्लियर। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों इसके अंदर कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, है ना, रिजल्ट्स इन फॉर्मिंग कलर्ड कंपाउंड्स। तो बच्चों कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्मेशन के पीछे इनका राज क्या है, ध्यान देना जरा। ये कलर्ड कंपाउंड्स किस वजह से फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कलर्ड कंपाउंड्स जो फॉर्म होगा वो इस वजह से होगा, ध्यान देना जरा। मान लीजिए सपोज कीजिए अगर एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये डी ऑर्बिटल है, ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल हमारे पास जब किसी के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। जैसे ये बन गया लोअर डी ऑर्बिटल, लोअर डी ऑर्बिटल का नाम होता है T2G, और एक हो गया हायर डी ऑर्बिटल, हायर डी ऑर्बिटल का नाम होता है EG। मान लीजिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लोअर डी ऑर्बिटल है हमारे पास T2G, लोअर डी ऑर्बिटल। अगर आपको ये T2G और EG वाले पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप ये समझ लीजिए ये डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। जो स्टार्टिंग के जो दो होते हैं ये ऊपर चले जाएंगे और जो पीछे के तीन है ये नीचे ही रह जाएंगे। ये लोअर डी ऑर्बिटल और ये हमारे पास होगा हायर डी ऑर्बिटल। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ध्यान देना जरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो ये हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद होगा। जैसे ही इनके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है तो व्हाइट लाइट का एक कलर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान से बात सुनना, व्हाइट लाइट का एक कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और जैसे ही व्हाइट लाइट का एक कलर एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारकर ऊपर की तरफ चला गया, व्हाइट लाइट में से एक कलर एब्जॉर्ब करा और वो कलर एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर जाएगा ऊपर वाले हायर डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। जैसे ही हायर डी ऑर्बिटल में जाएगा एक पर्टिकुलर रेडिएशन प्रोड्यूस करके जाएगा। देखो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा वो जो कलर एब्जॉर्ब करा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास ये एक स्पाइरल है, ये हमने एक स्पाइरल बनाया, तो जैसे ये विबग्योर का हमारे पास स्पाइरल है, मान लीजिए इसने इस कॉम्प्लेक्स ने, जो कॉम्प्लेक्स डी ऑर्बिटल का जो एक मेटल है, मेटल ने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है, वो कॉम्प्लेक्स कोई एक कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लीजिए वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, येलो, येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। तो देखो जरा ध्यान दो, जो कलर एब्जॉर्ब करता है वही कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है नहीं। और देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस करने के लिए एक एनर्जी रिलीज करनी मांगती है, तो देखो रिलीज करता है और वो जो रिलीज करता है उसे बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन एनर्जी, ठीक है नहीं। ये डीडी ट्रांजिशन एनर्जी जो रिलीज करता है तो यही देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा लोअर से हायर की तरफ, जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ शिफ्ट होगा एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस एनर्जी को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन एनर्जी। तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स के पीछे, कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्मेशन के पीछे एक रीजन तो ये बनता है कि इनके अंदर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एक रिलीजिंग ऑफ डीडी ट्रांजिशन एनर्जी। तो रिलीजिंग ऑफ डीडी ट्रांजिशन एनर्जी लिख देंगे तो ये इनफ हो जाएगा रीजन आपका, डीडी ट्रांजिशन एनर्जी, ठीक है नहीं। तो ये दो मेन रीजन हो जाएंगे कलर्ड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के पीछे, बताइए क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज का तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ध्यान देना जरा, आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन से होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने पढ़ा NiCl4 2 नेगेटिव, है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया FeCN6 4 नेगेटिव, एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया NiCO4, ठीक है नहीं। एक हो गया PtCl4 2 नेगेटिव, है ना। ये सारे देखो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, सारे के सारे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के पीछे हमारे पास देखो दो तीन रीजन वैलिड होते हैं।
ठीक है, मैं आपको रीजंस बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस वजह से करते हैं बच्चों। एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के पीछे होगा इनका आयनिक चार्ज ज्यादा है, हाई आयनिक चार्ज, ठीक है नहीं, जिनका आयनिक चार्ज ज्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और बच्चों देखना, अगर डी ऑर्बिटल के अंदर अगर वैकेंसी होगी, डी ऑर्बिटल के अंदर अगर खाली होगा डी ऑर्बिटल, तो उनके अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर बैठ सकता है। मतलब बाकी जो हमारे पास ये जो सराउंडिंग स्पीशीज हैं, सराउंडिंग स्पीशीज के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो डी ऑर्बिटल की वैकेंसी के अंदर आके फिल हो जाएंगे। मतलब अवेलेबिलिटी चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स के डी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है नहीं, एम्प्टी वैकेंसी चाहिए, मतलब एम्प्टी स्पेस चाहिए डी ऑर्बिटल के अंदर, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके अंदर फिल हो सके। तो पहला रीजन हो जाएगा हाई आयनिक चार्ज, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी स्पेस, अवेलेबिलिटी है हमारे पास एम्प्टी स्पेस की इन डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी है, इन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी स्पेस इन डी ऑर्बिटल, जिनकी वजह से कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, सॉरी, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा हमारे पास ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी होंगे ये सब के सब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाएंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कौन से होते हैं सबसे पहले ये समझेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए डी ब्लॉक के कोई ना कोई ये क्रिस्टल है, किसी भी एक मेटल का क्रिस्टल है, और मेटल का क्रिस्टल कुछ इस तरीके से होगा, देखो जरा ध्यान दो, हमारे पास ये मेटल का क्रिस्टल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है नहीं, ये मेटल का क्रिस्टल है। तो बच्चों एटम का साइज बहुत बड़ा बड़ा, शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एटम के साइज बड़े बड़े होंगे, और एटम के साइज बड़े होने की वजह से ये जो गैप फॉर्म हो रहा है, देखो ये गैप भी बहुत बड़े बड़े होंगे, और इतने बड़े होंगे कि छोटे एटम्स इनके अंदर इजीली फिल हो सकते हैं। छोटे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इनके अंदर फिल हो जाएंगे, ठीक है नहीं। और बच्चों अगर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन के छोटे एटम्स इनके अंदर फिल हो जाए, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे के सारे इजीली ट्रैप्ड हो सकते हैं इनके अंदर, और अगर इजीली ट्रैप्ड हो गए तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बेसिकली होते क्या है, मान लीजिए एक हमारे पास मेटल का क्रिस्टल है, और अगर उस मेटल के क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे एटम्स इजीली ट्रैप्ड हो जाएं उनके गैप्स के बीच में, तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है ये हम इन्हें आयनिक भी नहीं बोल सकते, इन्हें हम प्रॉपर कोवेलेंट भी नहीं बोल सकते। मतलब अगर आप ये कहो कि ये प्रॉपर आयनिक है या प्रॉपर कोवेलेंट है ना, ये प्रॉपर आयनिक प्रॉपर कोवेलेंट नहीं होते, लेकिन एक तरीके कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है आयनिक की भी, और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कोवेलेंट की भी, मतलब वो तो दोनों नेचर शो करते हैं ये, ठीक है नहीं। और इसी तरीके के कंपाउंड्स हमारे पास क्या बनाते, ये कंपाउंड्स बनाएंगे हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, इनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, तो एटम्स का जो हमारे पास साइज है वो बहुत बड़ा है ना। साइज ऑफ एटम्स इज वेरी साइज ऑफ एटम्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो साइज ऑफ एटम्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो बहुत बड़ा है ना। साइज ऑफ एटम्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी लार्ज, ठीक है नहीं, सो दैट द गैप्स फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो large enough to carry the impurities, of smaller atoms, of smaller atoms और smaller elements, जैसे कि कौन कौन सा, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एसेट्रा। इसी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना पाते हैं। बताइए क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होते हैं, है ना। फिफ्थ पॉइंट है यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो बच्चों कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किस वजह से होंगे, ध्यान देना बच्चों। अगर एक एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक ही एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो उसे कैटलिस्ट में
हमारे पास जाने के लिए प्रॉपर दर्जा दिया जाता है, ठीक है नहीं। तो इसका रीजन हो सकता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है नहीं, दे आर वेल यूज्ड एज कैटलिस्ट। ये हमारे पास अच्छी खासे कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एक और पॉइंट भी इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूड हो सकता है, 6th पॉइंट हो जाएगा यूज्ड एज एलॉयज। तो एलॉयज की फॉर्म में भी यूज होता है। ये किस वजह से यूज होता है एलॉयज की फॉर्मेशन के लिए? बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई एलॉयज क्या होता है बेसिकली, हमारे पास एलॉय होगा मेटल और मेटल का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल मेटल का, या फिर बोले मेटल और नॉन मेटल का, मेटल और नॉन मेटल का। तो होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल मेटल का या फिर मेटल नॉन मेटल का, ठीक है नहीं। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल मेटल का या मेटल नॉन मेटल का, इस मिक्सचर को बोलते हैं हम एलॉय, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एलॉय है। देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एलॉय कैसे बनाते हैं, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यही वाला बनाएंगे, नॉन मेटल के साथ तो मिलने की नहीं। तो मेटल मेटल का जो एलॉय बनता है वो कुछ इस वजह से बनता है, क्योंकि बच्चों हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू गुड शील्डिंग इफेक्ट, मतलब अगर शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनका साइज बढ़ जाता है, मतलब इन सब का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है नहीं। साइज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। जो एलिमेंट्स का साइज है ये हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, और एलिमेंट्स का साइज सिमिलर होने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये सारे के सारे हमारे पास एलॉयज फॉर्मेशन में जा सकती है। अगर एलिमेंट्स का साइज, एटम्स का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है तो वो कंबाइन ज्यादा जल्दी कर जाते हैं। एटम का साइज अगर हमारे पास सिमिलर नहीं होता तो वो कॉम्बिनेशन करने में थोड़ी मुश्किलात होती है उन्हें, ठीक है नहीं। तो ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट साइज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर विच रिजल्ट इन अंडरगोज इनटू द एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है नहीं, विच अलाउज टू कम इनटू द एलॉयज फॉर्मेशन। जो एलॉयज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास विच अलाउज टू कम इनटू द एलॉयज फॉर्मेशन। बताइए क्लियर, सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर होगी। देखो किसी को कोई डाउट है तो बताइए जरा, क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो जाइए कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिए कि सर ये वाली हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान दीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा बच्चों कंपाउंड फॉर्मेशन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान देना जरा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों ये हमारे पास दो तरीके कंपाउंड है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला कंपाउंड है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होता है, और इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी ध्यान देना, इसकी प्रिपरेशन ध्यान देंगे बच्चों। इसकी प्रिपरेशन में हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप है। स्टेप 1 ध्यान देना, हमारे पास क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर होता है FeOCr2O3, ठीक है। क्रोमाइट ओर की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे Na2CO3 के साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है। क्रोमाइट ओर की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी और नेसेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ये जो क्रोमाइट ओर होगा ये हमारे पास क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्रोमेट। ये सोडियम क्रोमेट में होगा Na2CrO4, ये सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा बाय प्रोडक्ट होगा, मतलब जो बाहर निकलेगा, एक होगा Fe2O3 और एक होगा हमारे पास, ध्यान देना जरा, एक होगा Fe2O3, और बस हमारे पास ये दो कंपाउंड होंगे, ठीक है नहीं। क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास क्या होगा, देखो जरा ध्यान दो। क्रोमाइट और जैसे ही आपका इसके साथ कंबाइन करता है ये बनेगा सोडियम क्रोमेट और Fe2O3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 में जाएंगे। ये जो हमारा क्रोमाइट और बना है Na2CrO4, इसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। एसिड मतलब या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी ले सकते हैं। तो क्रोमाइट और कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सोडियम, देखो जरा, क्रोमाइट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिलीज करेगा, ध्यान देना जरा, ये हमारे पास रिलीज करेगा Na पॉजिटिव और H2O को रिलीज कर देगा अपने अंदर से,
ठीक है नहीं। क्रोमाइट को के अंदर हमने क्या करा, एसिड डाला, और क्रोमाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव H2O रिलीज हो जाएगा। स्टेप 3 आ जाएगा। देखो बच्चों इसके साथ साथ की pH वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहां से क्रोमाइट हमारा डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी pH वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है नहीं। अभी मैं pH वैल्यू इसके नीचे लिख दूंगा, पहले स्टेप 3 मेंशन कर देते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट है, Na2Cr2O7 है, Na2Cr2O7 के अंदर हमने क्या करा, KCl डाल दिया। जैसे KCl मिलाएंगे, K Na को डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा K2Cr2O7 और NaCl बाहर निकल जाएगा। ध्यान देना जरा, ये NaCl के साथ कंबाइन हो जाएगा और KCr2O7 के साथ कंबाइन होकर ये बन गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। 3 स्टेप है। ये हमारा क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ये बन जाएगा सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाइड करेंगे, ये बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट, Na पॉजिटिव H2O बाहर। सोडियम डाइक्रोमेट हमें बनाना था पोटेशियम डाइक्रोमेट, KCl कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा, ये बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl बाहर निकल जाएगा। बताइए क्लियर। यहां से इसका इफेक्ट ऑफ पीएच देखेंगे। इफेक्ट ऑफ पीएच कुछ इस तरीके से है, देखना जरा ध्यान में। स्टेप 2 में ये क्रोमेट से जैसे ये डाइक्रोमेट हुआ, तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट होने के लिए जैसे CrO4 2 नेगेटिव है, आपने इसके अंदर एसिड डाला और ये किस में बदल गया, डाइक्रोमेट में बदल गया, Cr2O7 2 नेगेटिव और H2O में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो CrO4 2 नेगेटिव है ये हमारे पास येलो कलर में है, ठीक है, और ये येलो से डाइक्रोमेट बनेगा तो ये ऑरेंज कलर में बदल जाएगा, येलो से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आपने Cr2O7 2 नेगेटिव लिया, डाइक्रोमेट लिया जो ऑरेंज कलर में है, ठीक है नहीं, आप इसके अंदर बेस डालेंगे, जैसे आपने इसके अंदर बेस डाला ये आपका क्रोमेट में बदल जाएगा, CrO4 2 नेगेटिव और H2O रिलीज कर देगा, ऑरेंज से ये किस में बदल जाएगा, येलो कलर में बदल जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो हमने इसके अंदर इसके अंदर ये वाला प्रोसेस लगाया है, ये वाला प्रोसेस लगाया, लेकिन मैंने ये वाला जो प्रोसेस बताया ये इसका इनवर्स होता है, ये मैंने एडिशनल बता दिया, लेकिन जो अप्लाई हो रहा है वो ये वाला प्रोसेस हो रहा है। बताइए क्लियर है। बड़े आगे सेकंड कंपाउंड हो जाएगा डी ब्लॉक के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 बोलते हैं, ये हमारा दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन कैसे होगी बच्चों, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले तो हमें इसके अंदर पायरोलुसाइट ओर लेना है, पायरोलुसाइट ओर। बच्चों पायरोलुसाइट ओर किसे बोलते हैं, MnO2 को बोलते हैं, इसको पायरोलुसाइट ओर बोलते हैं, ध्यान रखना। उसके अंदर लेते हैं हम क्रोमाइट ओर, इसके अंदर लेंगे पायरोलुसाइट ओर, ठीक है। पायरोलुसाइट ओर की एल्कली के साथ रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है। पायरोलुसाइट और हमारे पास पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान देंगे, K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारा, H2O, ठीक है। तो देखना जरा, ध्यान देना, ये हमारे पास पायरोलुसाइट और है, एल्कली के साथ रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K2MnO4, इसे बोलेंगे पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, ये पोटेशियम मैग्नेट हो जाएगा हमारे पास। और अभी ये पोटेशियम मैग्नेट है, इसके पर लगाने रह गए, अभी से इसके हमें पर लगाने हैं, ठीक है नहीं। अब इसके पर कैसे लगेंगे, ध्यान देना जरा। इसके पर लगाने के लिए हमने क्या किया, K2MnO4 की रिएक्शन करा दी या तो एसिड के साथ, ध्यान देना जरा, आपने एसिड डाल दिया इसके अंदर, जैसे ही आप एसिड डाल लोगे ये बन जाएगा KMnO4, MnO2 और H2O रिलीज हो जाएगा, ये देखो ये बन गया, इसके पर लग गए, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, K2MnO4 की रिएक्शन करा दें, आपने K2MnO4 की रिएक्शन करा सकते हैं, क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे ये एक KCl के साथ कंबाइन कर जाएगा और ये KMnO4 रह जाएगा, इसके भी देखो जरा ध्यान देना, इसके भी पर लग गए, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में, पोटेशियम डाइक्रोमेट 3 स्टेप में और पोटेशियम परमैंगनेट 2 स्टेप में। पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लेते हैं क्रोमाइट और, इसके अंदर लेंगे पायरोलुसाइट और, ठीक है। पहले बनेगा मैग्नेट और फिर बनेगा परमैंगनेट। बताइए क्लियर है। इसके बाद हो जाएगी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, एक तो डाइक्रोमेट की, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, और एक हो जाएगी परमैंगनेट की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे फटाफट जल्दी से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्रोमेट,
तो बच्चों डाइक्रोमेट में Cr2O7 2 नेगेटिव में ध्यान देना, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एसिडिक मीडियम के अंदर ही है, ठीक है नहीं। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ेगी, ध्यान देना। तो डाइक्रोमेट में एसिडिक मीडियम में अवेलेबल होगा, इन एसिडिक मीडियम ऑलवेज, ये एसिडिक मीडियम में ही अवेलेबल रहता है। तो ध्यान देना, एसिडिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट होगा Cr2O7 2 नेगेटिव होगा, ये Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्रोमियम थर्ड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइक्रोमेट क्रोमियम थर्ड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और बच्चों याद रखना, अगर एसिडिक मीडियम में आपको किसी भी रिएक्शन को कन्वर्ट करना होता है, मतलब रिप्रेजेंट करना होता है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए देखो इधर 7 ऑक्सीजन है। पहले तो आप ये देखिए, जरा देखिए Cr के 2 हैं, तो यहां पर Cr का सिंगल है, Cr के 2 बनाने के लिए हमने Cr को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 ऑक्सीजन है, आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, H2O ऐड करना। जितना ऑक्सीजन होगा इधर उतना यहां पर H2O ऐड कर दे, तो 7 H2O आपने ऐड कर दिए। और यहां पर देखिए, यहां पर कितने 14 है हाइड्रोजन, तो यहां पर हो जाएंगे 14 H पॉजिटिव हो जाएंगे यहां पर ऐड। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं, ठीक है। आयंस देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, इधर 14 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, टोटल हो गया 12 पॉजिटिव। इधर 6 पॉजिटिव, मतलब यहां पर देखो अगर 6 कर दिया जाए माइनस का तो प्लस का 6 हो जाएगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाएगा। देखो यहां भी प्लस का 6 हो जाएगा, यहां भी प्लस का 6 हो जाएगा, यहां +6 हो गया, बराबर हो गया। ये हमारे पास एसिडिक मीडियम में रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, डाइक्रोमेट की। एसिडिक मीडियम में हमेशा याद रखना, डाइक्रोमेट क्रोमियम थर्ड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो सकती है, ध्यान देना। एक तो इसकी रिएक्शन हो सकती है आयोडाइड के साथ, I नेगेटिव के साथ। एक रिएक्शन हो सकती है इसकी हमारे पास H2S के साथ। एक रिएक्शन हो सकती है SN2 पॉजिटिव के साथ। एक रिएक्शन हो सकती है Fe2 पॉजिटिव के साथ, ठीक है। ये आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये स्टेनस सेकंड आयन, ये फेरस आयन, ठीक है। आपको पता क्या याद रखना होगा, आयोडाइड किस में कन्वर्ट करता है, आयोडीन में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट होगा। स्टेनस सेकंड आयन स्टेनस फोर्थ आयन में कन्वर्ट होगा। फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा, फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा। आपको ये याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। और स्टेप वही लगेंगे। देखो मैं एक रिएक्शन बना के दिखा रहा, मान लीजिए सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन ये आ जाए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ध्यान देना जरा, आपको अगर क्वेश्चन ये आ जाए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन विद, इनमें से कोई भी हो गया, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया, ठीक है नहीं, विद हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है नहीं, विद हाइड्रोजन सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में बताइए। तो बच्चों आप कैसे करेंगे, पहले तो देखो जरा ध्यान दो, पहले तो आपको डाइक्रोमेट की लिखनी है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव Cr3 पॉजिटिव। ये तो आपको बच्चों याद ही रखनी है, ये इक्वेशन तो याद ही रखोगे, 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। उसके बाद आपको मैंने बताया H2S किस में कन्वर्ट होता है, सल्फर में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H पॉजिटिव ऐड करते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो 2 H पॉजिटिव ऐड करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इक्वल करेंगे, यहां पर 0, आयन से इक्वल करेंगे, यहां पर 0 है, यहां पर 2 पॉजिटिव है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे कि यहां भी 0 हो जाए, यहां भी 0 हो जाए, ठीक है। अब देखो ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए और बाकी इक्वेशन ऐड कर दो। देखो ये हो जाएगा 3 2 6, यहां 14H पॉजिटिव, यहां 6H पॉजिटिव, 14 में से 6 गए इधर की तरफ, 8 बच गए, ठीक है। बाकी ऐड कर दो, ये हो गया Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस ये 3H2S गिव्स ये 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ठीक है। और ये 3S हो गया और ये H पॉजिटिव तो कैंसिल ही हो गया था। ये हो गया हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही अगर आपको हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह स्टेनस सेकंड आयन दे दिया जाए तो ऐसे ये हो जाएगी, फेरस दे दिया जाए ये भी हो जाएगी, आयोडाइड दे दिया जाए ये भी हो जाएगी। बताइए क्लियर। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परमैंगनेट आयन। बच्चों परमैंगनेट आयन जैसे हमारे पास डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम थर्ड आयन में कन्वर्ट होता था, उसी तरीके से एसिडिक मीडियम में जो परमैंगनेट आयन है MnO4 नेगेटिव है, ये हमारे पास Mn2 पॉजिटिव में बदलता है। ध्यान देना, परमैंगनेट आयन मैग्नीज सेकंड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और वही हमारा स्टेप सेम है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव ऐड करेंगे, ठीक है नहीं। तो MnO4 नेगेटिव है, Mn देखो Mn सिंगल है, Mn सिंगल है, ऑक्सीजन 4 है,
ये 4 H2O ऐड कर दिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8 H पॉजिटिव ऐड कर जाएंगे। देखो जरा ध्यान दो, 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 7 पॉजिटिव, और ये है 2 पॉजिटिव 7 पॉजिटिव है यहां पर। देखो आप इसके अंदर से -5 कर दीजिए, +2 हो जाएगा। -5 का मतलब क्या है, देखो +2 बराबर हो जाएगा। -5 का मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दीजिए, देखो दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? तो बच्चों ये एसिडिक मीडियम में इक्वेशन हो जाएगी। अब इसकी केमिकल इक्वेशन, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ दिखा सकते हैं, ध्यान देना। इसमें हमारे पास देखो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखना ये वाली बात, ठीक है नहीं, आयोडाइड आयन I2 में कन्वर्ट होगा। क्लियर? एक हमारे पास है इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड में बदलता है बच्चों, ठीक है नहीं, उसके अंदर सल्फर में बदल रहा था, इसके अंदर सल्फाइड में बदलेगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा फेरस आयन, फेरस आयन फेरिक में बदलता है, बिल्कुल सेम है पहले वाले की तरह, ठीक है नहीं। एक इसके अंदर एक और ऐड हो जाएगा ऑक्सलेट आयन, C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ऑक्सलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। एक इसके अंदर आ जाएगा S2O8 2 नेगेटिव, एक इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास S2O8 2 नेगेटिव। ये जो S2O8 2 नेगेटिव है ये हमारे पास SO4 2 नेगेटिव में सल्फेट में बदल जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये हमारे पास 5 इसके अंदर प्रॉपर्टी हो जाएंगी, ठीक है नहीं। और ये 5 प्रॉपर्टी इसके साथ दिखाएंगे, मान लीजिए कोई भी लीजिए, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, वेल बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है नहीं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ परमैंगनेट आयन विद ऑक्सलेट आयन इन एसिडिक मीडियम, सेम क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान दो, सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने परमैंगनेट आयन की इक्वेशन रख दी, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O, ठीक है। और ये ऑक्सलेट आयन की होगी C2O4 2 नेगेटिव गिव्स CO2। पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन सिंगल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो उधर ध्यान दो, ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गए, तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है। ऊपर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दी 2 के साथ, नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दी 5 के साथ, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। इक्वेशन बनेगी 2MnO4 नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव, ये देखो 2 8 16H पॉजिटिव, ये होगा 16H पॉजिटिव, 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 2 Mn2 पॉजिटिव, 2 Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस देखो जरा ध्यान दो, ये हो जाएगा 2 4 8 H2O और 5 2 10 CO2, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। परमैंगनेट की बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो परमैंगनेट बच्चों बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है, देखो MnO4 नेगेटिव हमारा कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, ठीक है। ये मैग्नीज ओर में कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या होता था, जहां पर H पॉजिटिव, जहां पर ऑक्सीजन कम होते थे वहां पर हम H2O ऐड कर देते थे, और जहां पर हाइड्रोजन कम होते थे वहां पर H पॉजिटिव ऐड कर देते थे। बेसिक मीडियम में उल्टा होता है, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं वहां करते हैं H2O ऐड, और दूसरी तरफ करते हैं OH नेगेटिव ऐड, ठीक है। बैलेंस को एक प्रॉपर पैटर्न के साथ किया जाता है। देखो जरा ध्यान दो, जैसे ये O2 है, ठीक है, यहां पर O4 है और एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया आपने 5, यहां पर 5 हो गए, यहां पर 2 है तो आपने 3 ऐड कर दिए, जिससे कि यहां पर ऑक्सीजन इधर की तरफ बैलेंस हो जाए। लेकिन हाइड्रोजन चेक करना, हाइड्रोजन यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो अभी बैलेंस नहीं हुआ। तो इसकी वजह से बच्चों आपको ये हाइड्रोक्साइड आयन बदलने पड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 3 की जगह हमने यहां 4 करें, ठीक है, तो देखो 2 और 4 6, ऑक्सीजन 6 हो गए। तो यहां पर देखो जरा चेक करेंगे, यहां पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन, ये रहे, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, अगर हम इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ऑक्सीजन भी 6 हो जाएंगे। देखो ऑक्सीजन 6 हो गए। हाइड्रोजन काउंट करेंगे, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4 हाइड्रोजन, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। आप हर बार क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड को चेंज करते रहेंगे, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, और फिर आप इधर की तरफ चेंजेस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, यहां पर 1 नेगेटिव, यहां पर 4 नेगेटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, जिससे कि यहां भी 4 नेगेटिव और वहां भी 4 नेगेटिव, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी रिएक्शन एक तो आ सकती है I नेगेटिव के साथ, ठीक है नहीं, I नेगेटिव कन्वर्ट होता है बेसिक मीडियम में IO3 नेगेटिव के अंदर, ठीक है नहीं, आयोडेट आयन बोलते हैं जिसे हम। दूसरा हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, इसके अंदर हमारे पास थियोसल्फेट आयन H2O3 2 नेगेटिव, थियोसल्फेट सल्फेट में बदलेगा SO4 2 नेगेटिव में, थियोसल्फेट सल्फेट में बदलता है, क्लियर है। और इसके अंदर तीसरा हो जाएगा हमारे पास, ध्यान देना जरा,
तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास Mn2 पॉजिटिव के साथ। Mn2 पॉजिटिव MnO2 में बदलता है, ठीक है नहीं, Mn2 पॉजिटिव MnO2 में बदलेगा। तो देखो रिएक्शन दिखाएंगे इसकी, मान लीजिए इसके साथ रिएक्शन शो कर देता है। क्वेश्चन वही है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ परमैंगनेट आयन विद थियोसल्फेट आयन इन बेसिक मीडियम। क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। इसका आंसर देखना, जरा ध्यान देना, इसका आंसर ये हमारे पास हो जाएगा। पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव, ये इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन देखिए, थियोसल्फेट से सल्फेट में बदल रहा है SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। यहां पर S चेक करेंगे, यहां पर S 2 है, यहां पर S 1 है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करेंगे, यहां पर 3 है, यहां पर 8 है, तो जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं वहां पर H2O ऐड करते हैं और दूसरी तरफ OH नेगेटिव ऐड होता है। चेक करेंगे, अब देखो कितने, देखो ये 2 4 8 9 ऑक्सीजन हो गए और यहां पर 3 है तो 6 OH नेगेटिव ऐड करेंगे जिससे कि यहां भी 9 ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है। लेकिन देखना 6 ऑक्सीजन ऐड करने की वजह से हाइड्रोजन भी 6 हो गए, यहां हाइड्रोजन कितने 2, ठीक है। तो अब देखो जरा चेक करोगे, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, मान लीजिए हम 6 के साथ बैलेंस नहीं हो रहा है ना, अगर मान लीजिए हम 7 कर दें यहां पर, अगर हम यहां पे 6 से बढ़ाएं 7 कर दें, तो 7 करने पर 7 ऑक्सीजन ये 3 ऑक्सीजन ये, टोटल हो गए 10 ऑक्सीजन एटम। यहां पर हो गए देखो 8, ये 2 से मल्टीप्लाई करने, यहां भी 10 हो गए। हाइड्रोजन चेक करेंगे, हाइड्रोजन यहां 4, यहां कितने 7, बढ़ाएंगे आगे 7 की जगह 8 करेंगे, 8 हो गए, 8 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ये रहे 11, ठीक है। यहां भी देखो, यहां पर हमने 3 कर दिए, देखो यहां पर 6 हो गए और यहां पर 8 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 8, यहां पर 6, एक और बढ़ाएंगे 9 करेंगे, 9 पे भी बैलेंस नहीं होने का, 10 पे चेक करते हैं, 10 पे चेक करें तो देखो 10 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ऑक्सीजन ये रहे, टोटल हो गए 13, ठीक है। और देखो जरा ध्यान दो, अच्छा 9 पे चेक करें, 9 पे एक बार चेक करके देख लेते हैं। कभी बच्चे कहेंगे सर 9 पे तो चेक क्यों नहीं करा आपने, 9 पे चेक कर लेते हैं। तो 9 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ऑक्सीजन ये रहे, 9 और 3 कितने हो गए 12, ठीक है। और ये देखो जरा ध्यान दो, 8 ये रहे, 8 और 3 ये भी 12, ठीक है। 9 हाइड्रोजन है, यहां पर 6 हाइड्रोजन है, तो ये भी बैलेंस नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, बढ़े आगे, चलिए 10 कर देंगे। अब 10 के साथ चेक करेंगे, 10 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ये रहे, 13, ठीक है। ये देखो अब 2 4 8 है और यहां पर हम कर देते हैं 5 ऑक्सीजन, ये भी कितने हो गए 13। हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन 10 और यहां भी हाइड्रोजन 10, पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस और सल्फर भी बैलेंस। आयंस चेक करेंगे, 10 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 12 नेगेटिव, इधर तो आ गया 12, इधर आ गया 4, तो देखो 4 नेगेटिव है, यहां पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो यहां भी 12 हो जाएगा, तो यहां पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ऊपर वाली इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाली इक्वेशन में 8 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाली की मल्टीप्लाई 8 के साथ, नीचे वाली की मल्टीप्लाई 3 के साथ, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 8 MnO4 नेगेटिव, 8 MnO4 नेगेटिव प्लस 8 2 16 और 3 5 15, 16 H2O, 15 H2O, 16 में से 15 गया, 1 H2O प्लस ये हो जाएगा 8 3 24, 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। ये देखो 3 10 30 OH नेगेटिव, 30 OH नेगेटिव, और ये हो जाएगा 8 4 32 OH नेगेटिव, 32 में से 30 गया, 2 बच गए, 2 OH नेगेटिव, ठीक है, बीच में गिब्स। और ये हो गया 3 S2O3 2 नेगेटिव और 8 MnO2 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो जरा ध्यान दो, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 6, SO4 2 नेगेटिव, 6 SO4 2 नेगेटिव है, और ये हमारे पास होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसकी, परमैंगनेट आयन की थियोसल्फेट के साथ। ऐसे ही बाकियों के साथ भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। बच्चों ये हमारी 1 शॉट वीडियो कंप्लीट हुई, और अगर आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो तो बच्चों नीचे आप एक लाइक का बटन दबा दें, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक की वीडियो जरूर दबा देना और देखते रहिएगा हमारी वीडियोस, ठीक है नहीं। ये मेहनत जो की जा रही है बच्चों आप लोगों के लिए की जा रही है, तो बच्चों आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हम भी आपको कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते रहेंगे, हम भी आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, ठीक है नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है बच्चों। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।